आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता। ठीक है, जिसके अंदर अपने को बात करनी है किसी चालक पर आवेश कैसे आता है, कितना आता है, ठीक है, किस टाइप से उसको स्टोर करना है अपने, ठीक है, उसके आधार पे अपने को उसकी अलग अलग चीजें बात करनी है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अपने को तो बेसिक चीजें जो अपने को सब पता है, एक तो जैसे बात करें अगर चालक वस्तु की, और एक अगर बात करें भूचालक की, या फिर इसको बोल सकते हैं विद्युत रोधी। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं चालक की, तो चालक का मतलब अपने जानते हैं ये ऐसी वस्तुएं जिनमें विद्युत धारा का क्या उसके प्रवाह हो, उसके वो वस्तु कैसी कहलाती है, चालक। ठीक है, या फिर ये बोल सकता हूँ ऐसी वस्तुएं जिनमें आवेश का क्या उसके प्रवाह, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, चालक। दूसरा होता है कुचालक या विद्युत रोधी। कुचालक या विद्युत रोधी का मतलब हो गया ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर, ठीक है, विद्युत का प्रवाह न हो या फिर आवेश का प्रवाह न हो, वो कैसी वस्तुएं कहलाती है, कुचालक या फिर विद्युत रोधी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें। इसके आधार पे अपने यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। इनको समझने के लिए अगर मैं देखूं, जैसे ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर अगर देखें तो ये बात कर सकते हैं कि चारों ओर वर्ताकार कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इस नाभिक के पास ये 1 नंबर इलेक्ट्रॉन है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर और ये 4। ठीक है, इसके बाद कक्षा में क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज कहूं भी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो है माइनस का, नाभिक जो है वो किसका है, प्लस का। तो ये नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। तो दो आवेश है, तो दो आवेशों के मध्य में लगने वाले बल की बात करूं तो वो लिख सकता हूं K Q1 Q2/R का स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर मैं F की बात करूं तो R की क्या है, व्युत्क्रमण पाती है, यानी जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे F का वैल्यू भी क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रमण पाती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 नंबर इलेक्ट्रॉन इसके पास में, 2 नंबर इलेक्ट्रॉन इससे दूर है, 3 नंबर इलेक्ट्रॉन उससे और ज्यादा दूर है, और 4 नंबर इलेक्ट्रॉन उससे और ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे अगर देखूं तो ये बोल सकता हूँ कि अभी एक नंबर इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होने के कारण इस पे लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा, इस पे लगने वाला आकर्षण बल उससे थोड़ा सा कम होगा, ये 2 नंबर वाले से कम होगा, और 4 नंबर वाला सबसे कम होगा इन चारों के अंदर। ठीक है, यानी जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होता रहता है, कम होता रहता है। ठीक है, तो अगर 4 नंबर को देखें तो 4 नंबर पे जो बल है वो सबसे कम है, और बल सबसे कम होने का मतलब ये है कि ये आसानी से क्या कर सकता है, गति कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 नंबर पे बात करूं तो 1 नंबर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के बहुत ज्यादा समीप है, और बहुत ज्यादा समीप होने का मतलब ये है, ये जो नाभिक है वो इस पे ज्यादा बल लगा रहा है, और ज्यादा बल लगाने के कारण इसकी जो आजादी है घूमने की वो थोड़ी सी क्या है, कम है, किसकी तुलना में, 4 नंबर की तुलना में। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या भी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है उस पे लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होता रहता है, कम होता रहता है, अर्थात वह उतनी ज्यादा आजादी से क्या कर सकता है, गति कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर है वो आसानी से गति कर सकता है, किसकी तुलना में, 1 नंबर की तुलना में, 2 नंबर की तुलना में भी, और 3 नंबर की तुलना में भी। ठीक है, सबसे मुश्किल गति किसकी हो सकती है, 1 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अगर मुक्त और बद्ध इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं, ठीक है, उनमें चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिसपे नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या हो, बहुत ही कम। ठीक है, और आकर्षण बल बहुत ही कम होने का मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले कोष का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं किसी परमाणु में सब नाभिक से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन, या फिर ये बोल सकता हूं नाभिक के द्वारा जिन इलेक्ट्रॉनों पर, जो ज्यादातर बाह्य तक कोष में पाए जाते हैं, जिन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या बहुत ही कम हो, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, वो कैसे इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होता है, बहुत ही कम। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन उस नाभिक से सबसे बाह्य एटम कोष में क्या होंगे, स्थित होंगे। और अगर मैं बद्ध इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बद्ध इलेक्ट्रॉन का मतलब ये बोल सकता हूं नाभिक के अति निकट, ठीक है, यहाँ पे नाभिक के निकट स्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनपे नाभिक के कारण लगने वाले आकर्षण बल क्या हो, प्रबल हो, यानी उसका मान क्या बहुत ज्यादा हो, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन आसानी से गति नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, अपने बद्ध इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब सबसे बाहर और बद्ध इलेक्ट्रॉन सबसे पास में। तो यहाँ पे अगर मैं चालकता की बात करूं, कोई चालक है तो चालक के अंदर चालकता में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, मुक्त, क्योंकि वो आसानी से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादातर विद्युत चालक में भाग नहीं, इनको मुक्त कर सकते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा के या तापीय उत्सर्जन, कैसा भी उत्सर्जन करके, जो अपने बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव में। ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं देखूं तो ज्यादातर जो विद्युत धारा है उसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, सबसे बाह्य एटम कोष वाले। ठीक है, यानी कौन से इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चालक और कुचालक, इनके आधार पे एक चीज और आती है जिसके अंदर अपने बात कर सकते हैं पराविद्युत पदार्थ की। ठीक है, अगर अपने बात करें पराविद्युत पदार्थ की, अगर अपने बात करें पराविद्युत पदार्थ की, तो पराविद्युत पदार्थ का मतलब होता है एक प्रकार से ऐसा पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर इनमें पदार्थों को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, ठीक है, यानी इनमें खुद में धारा तो प्रवाहित नहीं होती, लेकिन अगर इनको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो इनके जो आवेश है, ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित, यानी अपने स्थान से थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, पराविद्युत। कुचालक पदार्थों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाए चाहे नहीं लगाया जाए, लेकिन अगर पराविद्युत पदार्थ है तो पराविद्युत पदार्थ के अंदर अगर अपने सामान्य स्थिति के अंदर देखें तो ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर इनके ऊपर अगर अपने कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दें तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण इनमें जो आवेश होते हैं वो लगने वाले विद्युत क्षेत्र के द्वारा बल से अपनी दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाती है, यानी अलग अलग दिशाएं अपनी निर्माण कर लेते हैं, यानी अपने स्थान से थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो पराविद्युत पदार्थ अगर अपनी बात करें तो दो टाइप की बात करते हैं, एक ध्रुवीय और एक बात करते हैं अध्रुवीय। एक ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ होता है और एक अध्रुवीय। इनके अंदर एक प्रक्रिया आती है ध्रुवण की। ध्रुवण की प्रक्रिया का मतलब ये होता है, जैसे अपने बात की थी प्रेरण के अंदर, ठीक है, एक प्लस आवेश लेके आए तो उसके समीप लेके आए तो कौन से आवेश है, कोई दूसरी अगर कुचालक वस्तु लेके आए थे और उसके अंदर बिल्कुल ही पास में लेके आऊं अगर मैं, ठीक है, और इनको स्पर्श नहीं करवाना, तो यहाँ पे तो कौन से आवेश बन रहे थे, माइनस, और यहाँ पे प्लस। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु के ऊपर किसी भी प्रकार एक माइनस और एक प्लस के दो ध्रुवों का निर्माण हो जाना, यानी एक तरफ प्लस आ जाना और एक तरफ क्या आ जाना, माइनस, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्रुवण। ठीक है, उसके आधार पे अपने यहाँ पे दो की बात करते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और एक अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ का मतलब होता है भी जिसके अंदर, जैसे अगर अपने किसी पदार्थ की बात करें तो पदार्थ के अंदर जैसे कोई भी कण, H2O, CO2, कैसा भी हो, उसमें ये चीज पता है भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, यानी एक प्लस और एक माइनस का मानते हैं अपने, या फिर दोनों शेयर ही करते हैं। तो ध्रुवीय के अंदर अगर देखूं तो ध्रुवीय पदार्थों के अंदर प्लस और जो माइनस का केंद्र है, यानी उसके अंदर जो परमाणु काम में आ रहे हैं, जो एक प्लस की भांति व्यवहार कर रहा है और एक किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, माइनस की भांति व्यवहार कर रहा है, अगर इन दोनों के केंद्र संपाती न हो, संपाती नहीं होने का मतलब अलग अलग हो, एक जगह प्लस और दूसरी जगह क्या हो, माइनस, तब वो जो पदार्थ है वो कैसे कहलाते हैं, ध्रुवीय। ठीक है, जैसे H2O है। ठीक है, यानी अगर मैं ध्रुवीय की बात करूं तो ध्रुवीय का सीधा सा मतलब बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र, यानी धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती न हो, यानी अलग अलग जगह हो, एक जगह धनावेश और एक जगह क्या हो, ऋणावेश, उनको क्या बोलते हैं अपने
ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। और अगर अपने बात करें अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, तो अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ का मतलब होता है जिसके अंदर जो धनावेश का केंद्र और जो ऋणावेश का केंद्र है, ठीक है, धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र है वो क्या हो, संपाती हो, जैसे H2 N2 O2 ऐसे, ठीक है, यानी इसका प्लस और माइनस दोनों के केंद्र क्या हो, एक ही जगह पे स्थित हो, वो क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, ये दोनों ही पराविद्युत पदार्थ है, इसलिए अगर इन पे कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसके कारण ये अपने जो अंदर जो पदकण है उनके प्लस और माइनस के जो केंद्र है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के आधार पर क्या हो जाते हैं, संरेखित, यानी सारे के सारे एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, जितना प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा उनके संरेखित होने की जो प्रयत्न वो भी उतनी ज्यादा हो। ठीक है, यानी जितना प्रबल विद्युत क्षेत्र उतनी ज्यादा वो क्या होंगे, संरेखित। अब अपने को ये भी ध्यान रखना है कि अगर पराविद्युत पदार्थ की बात करें तो ध्रुवीय और अध्रुवीय दो है, जिसके अंदर एक क्या, दोनों के अंदर एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे ध्रुवीय पदार्थों के अंदर जो कण है वो द्विध्रुव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी एक प्लस और एक माइनस का क्या करेंगे, निर्माण, जिसके आधार पे इनका द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी ध्रुवीय के अंदर ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसके कारण उनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है, प्राप्त होगा। ठीक है, ध्रुवीय के अंदर कुछ ना कुछ परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा, लेकिन अध्रुवीय के अंदर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू कितना होता है, जी। ठीक है, जिसके अंदर द्विध्रुव का निर्माण तो होगा, द्विध्रुव का निर्माण ध्रुवीय में भी और अध्रुवीय में, लेकिन इसमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण यानी परिणामी P का वैल्यू प्राप्त होगा, लेकिन इसमें परिणामी P का वैल्यू प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इस आधार पर अपने इसको बात करें। अब अगर यहाँ पे बात करें अपने धारिता की, ठीक है, तो धारिता के अंदर धारिता का मतलब होता है, जैसे धारिता का मतलब अपनी बात करते हैं कि किसी भी जो पदार्थ है या जो चालक है वह कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, उसकी जो क्षमता है उसको उसकी चालक की किसके द्वारा दर्शाया जाता है, धारिता। इसलिए धारिता को सिंपल सा ये बोल सकते हैं, ठीक है, अभी धारिता का मतलब होता है किसी चालक पदार्थ के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, यानी वह कितनी मात्रा में आवेश को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक चीज अपने बड़ी जो विभव है V बराबर हमने क्या लिखा था, KQ/R। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर है, विभव है वो आवेश के क्या होता है, समानुपाती। तो किसी भी चालक के अंदर अगर बात करें तो Q समानुपाती होना चाहिए इसके V। ठीक है, यानी जो आवेश का मान है उस जितना ज्यादा आवेश का मान होगा उसका विभव भी उतना ही ज्यादा। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ Q बराबर क्या लिख सकता हूँ, C। तो यहाँ पे समानुपाती सारण के लिए मैंने नियतांक जोड़ा C, जो C किसको बताता है, चालक की धारिता को। ठीक है, जिसका मान अलग अलग गोले के लिए अलग आता है, बिंदु के लिए अलग आता है, सबके लिए अलग अलग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर धारिता की बात करूं तो धारिता का मतलब किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। और यहाँ पे देखें तो जो Q है वो विभव के क्या होता है, समानुपाती। तो अगर Q समानुपाती नहीं है तो समानुपाती सारण हटाने के लिए मुझे नियतांक जोड़ना पड़ेगा। तो Q बराबर क्या आया, CV। तो C का वैल्यू किसके बराबर है, Q/V। तो अगर मैं बात करूं इकाई के अंदर बात करूं तो Q तो आया कूलाम और V विभव है तो वोल्ट, इसलिए इसकी इकाई लिखी जाती है कूलाम/वोल्ट। इसकी एक अन्य इकाई भी लिखी जाती है फैराड। दो इकाइयां होती है, फैराड और एक फेराडे। फेराडे तो होती है आवेश की इकाई, ठीक है, और फेराड होती है किसकी इकाई, धारिता। इसलिए इसकी दो इकाइयां बोल सकते हैं, एक तो कूलाम/वोल्ट और दूसरी क्या बोल सकते हैं, फेराड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज उसके आधार पे अगर मैं बात करूं इसकी परिभाषा की तो इसको ये भी लिखा जा सकता है C बराबर Q/V। तो मैं यदि ये लिखूं, यदि V का मान कितना हो 1 तो C किसके बराबर आएगा, Q के। इसलिए लिखा जाता है कि जो विभव है, ठीक है, विभव का मान कितना हो, इकाई वर्ती की जाए। इकाई वर्ती की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपने विभव के लिए एक बिंदु कहां पे होना चाहिए, अनंत पे। ठीक है, तो ज्यादातर कोई भी बैटरी हो या भी, ठीक है, कोई भी संधारित्र हो तो उसके लिए विभव का मान निकालना मुश्किल है, क्योंकि दोनों जो प्लेटें होती है वो सीमित दूरी पे होती है, वो अनंत पे नहीं होती, इसलिए उनके लिए विभव का मान नहीं आ सकता।
किसका मान आता है, विभवांतर का। और यहाँ पे v की बजाय क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा v। तो डेल्टा v मैंने लिया प्लस का a, इसका मतलब उसको एक क्या किया गया है, बढ़ाया गया। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं किसी चालक की धारिता का मान उसके आवेश के बराबर होता है। कब है, जब उसके विभव में कितने की वृद्धि की जाए, इकाई की क्या की जाए, वृद्धि। ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं किसी चालक में इकाई विभव में वृद्धि, विभव में इकाई वृद्धि करने पर उसका जो आवेश है वो किसके बराबर होता है, उसकी धारिता के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें किसी चालक की, ठीक है, तो यहाँ पे किसी गोलीय चालक के लिए अगर अपने धारिता की बात करें, ठीक है, किसी गोलीय चालक के लिए अगर धारिता की बात करूं मैं, तो गोलीय चालक की धारिता अगर बात करें तो धारिता का मतलब आपने बात की आवेश ग्रहण करने की क्षमता। और कोई चालक है तो गोलीय चालक के अंदर अपने बात की थी कि चालक के अंदर जो आवेश है वो कहाँ रहता है, हमेशा उसकी सतह पर। इसका मतलब यह है कि धारिता के लिए अपने को उसकी सतह की बात करनी। ठीक है, तो मैंने कोई गोलीय चालक मान लिया जिसपे अपने को आवेश क्या देना है, मान लो Q देना है, और जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। तो अगर अपने धारिता C की बात करूं तो Q बराबर क्या लिख सकता हूं, C। तो C का वैल्यू किसके बराबर आएगा, Q बटे V है। तो अपने को किसका वैल्यू चाहिए, V का। लेकिन किसी भी गोलीय चालक के लिए जो V है वो 3 स्थितियां थी, उसके अंदर, उसके सतह और उसके बाहर। तो अगर मैं धारिता की बात करूं तो धारिता का मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, और कोई भी चालक है वो आवेश कहां पे ग्रहण करेगा, उसकी सतह पर। इसका मतलब यह है कि मुझे जो विभव लिखना है वो कहां का आना चाहिए, उसकी सतह का, न कि अंदर का और नहीं बाहर का। इसलिए जो V है ये लिख सकता हूं चालक की सतह, या फिर ये लिख सकते हैं गोलीय चालक की सतह पर विभव। अगर गोलीय चालक की सतह पर विभव की बात करूं तो V लिख सकता हूं KQ बटे कैपिटल R। ठीक है, KQ बटे कैपिटल R रखूं तो इसका वैल्यू रख दो, तो C क्या बन गया अपने पास, Q बटे V के लिए लिख सकता हूं Q बटे V की जगह क्या सकता है, KQ बटे कैपिटल R। तो Q से Q कट गया तो ये बच गया R बटे K। तो इसको ये लिख सकते हैं R, K को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन T ऊपर जाएगा, इसलिए धारिता का वैल्यू आ सकता है 4 पाई एप्सिलॉन R। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं क्या, चालक की जो धारिता है वो किस पे निर्भर करती है, उसकी त्रिज्या पे क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं माध्यम की, तो माध्यम के अंदर अपने को पता है 4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या आ सकता है, एप्सिलॉन गुना में R। तो CM बराबर ये लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R गुना में R। तो अगर मैं C और CM को भाग करूं, C और CM को भाग करूं तो ये तो बच गया अपने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और कैपिटल R। तो ये तो कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे C बटे CM इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन R। तो इसको उल्टा लिखेंगे, लिख सकता हूँ एप्सिलॉन R इक्वल्स टू CM अपॉन C। तो यहाँ पे ये चीज ये भी हो सकती है कि जो एप्सिलॉन R जो पराविद्युतांक था, ठीक है, उसका मान माध्यम में धारिता व निर्वात में धारिता के किसके बराबर होता है, अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे अगर निर्वात में धारिता और माध्यम में धारिता के अनुपात को अगर मैं देखूं तो किसके बराबर आता है, उसके पराविद्युतांक के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, CM बराबर एप्सिलॉन R गुना C। ठीक है, यानी किसी माध्यम में, किसी निर्वात में अगर एप्सिलॉन R पराविद्युतांक का पदार्थ बढ़ जाए तो उसकी धारिता उसके गुना हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और अगर देखते हैं तो मैंने जैसे लिखा Q इक्वल्स टू C, तो जो Q और V है वे एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। तो Q और V अगर देखूं मैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के समानुपाती होने का मतलब क्या आएगा, सीधी रेखा। तो सीधी रेखा तो मैंने क्या मान लिया, कौन है, थीटा। तो अगर इसकी तुलना मैं करूं y बराबर mx से, तो x के साथ जो m गुना होता है वो किसको बताता है, उस रेखा की ढाल, और उस ढाल का मान किसके बराबर होता है, tan थीटा। यहाँ पे अगर मैं इसकी तुलना इससे करूं तो y की जगह तो q है और x की जगह क्या है, v है। तो x के साथ जो गुना है, जो v के साथ गुना वो क्यों है, यहाँ पे m, तो यहाँ पे क्या आएगा c। तो इस ग्राफ की जो ढाल है, ठीक है, वो किसको दर्शाएगी, उसकी धारिता। ठीक है, और धारिता का वैल्यू किसके बराबर होगा फिर, tan थीटा।
ठीक है, यानी यहाँ पे Q समानुपाती V है तो ग्राफ बन रहा है सीधी रेखा, तो उसकी जो ढाल है किसके बराबर आएगी, धारिता। इसलिए लिख सकता हूँ Q और V के मध्य बनने वाला जो ग्राफ है उसकी ढाल किस चीज को दर्शाती है, उसकी धारिता को। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये जो tan थीटा लिख रहा हूँ वो जो थीटा है वो कौन से एक्स के साथ है, V वाले एक्स के साथ, यानी विभव वाले एक्स के साथ बनना चाहिए, नहीं कि किसके साथ है, Q वाले एक्स के